मैंने जब स्टार्ट किया था आज से 17 साल पहले, 5 साल तो मेरे घर पे किसी को नहीं पता था कि सम्राट मॉडलिंग करता था। मुझे लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझने का ज़रूरत है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री आखिर में है क्या। मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गया, पेजेंट इंडस्ट्री हो गया, फ़ोटोशूट हो गया या प्रिंट शूट हो गया, मैगज़ीन शूट हो गया, बहुत सारे चीज़ हैं मॉडलिंग में। मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने एक कपड़ा पहना और आप रैंप पर चल लिए और आप मॉडल बन गए। और मॉडलिंग के लिए एजुकेशन भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कुछ कर नहीं रहे हो, आप कोई पढ़ाई नहीं की, आप कुछ नहीं किए एंड आप डायरेक्ट रैंप पे चल दिए, आप मॉडल बन गए। 1000 में से 1 लोग ऐसा हो सकता है, बट कहीं न कहीं हम लोगों को सब कुछ का ज़रूरत पड़ता है। हमने द स्टाइल आइकॉन सीज़न नेक्स्ट 2017 से स्टार्ट किया एंड हमने सक्सेसफुली उसको 10 इयर्स उसका कंप्लीट किया एंड हर साल हमने एक लेवल अप किया। इससे पहले हमने कलर्स टीवी के लिए कास्टिंग किया, सोनी टीवी के लिए कास्टिंग किया, जी5 के लिए किया, मिथ्या वेब सीरीज़ के लिए हमने किया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लिए हमने एड फिल्म किया, उनका कैंपेन हमने शूट किया, हमने फैशन शोज़ करवाए हैं। टिपवाइजर टॉक्स का एक नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छा बात बताया था कि ड्रीम वो नहीं होता है जो आप सोते हुए देखते हो, ड्रीम वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है, ड्रीम वो होता है जो पूरा किए बिना आपको चैन नहीं आता है, आपको नींद नहीं आता है। टिपवाइजर टॉक्स का आज का एपिसोड में हमारे साथ ऐसा ही एक ड्रीमर है जिनको मैंने पर्सनली उस टाइम से देखा है जब उन्होंने ड्रीम देखना स्टार्ट किया था, और आज उस टाइम पे भी देख रहा हूँ जब वो अपना ड्रीम जी रहे हैं। एडवाइजर टॉक्स में आज हमारे साथ जो है वो ना कि सिर्फ नॉर्थ बंगाल का बल्कि इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही चहेता चेहरा है। एडवाइजर टॉक्स में आज हमारे साथ है मिस्टर सम्राट राजपूत, SR मॉडलिंग स्टूडियो का फाउंडर। सम्राट जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है एडवाइजर टॉक्स। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जो मैं बोल रहा था उसी टॉपिक पे सबसे पहले आएंगे कि ड्रीम। मैंने आपको उस समय से देखा है जब आप ये इंडस्ट्री को लेके, जब सिलीगुड़ी में फैशन इंडस्ट्री उस हिसाब से, सिलीगुड़ी क्या एंटायर नॉर्थ बंगाल में फैशन इंडस्ट्री उस हिसाब से कुछ था ही नहीं, छोटा मोटा फैशन शोज हो रहा था, बस उतना ही। आपने वो चेहरा पूरा पलट दिया और हमने देखा है कि एक वन मैन आर्मी को ये चेहरा पूरा पलटते हुए, और आज अपना वो ड्रीम जो आप उस टाइम पे देख रहे थे कि अभिजीत दा इस तरह का शो होगा, अभिजीत दा इस तरह का, उस टाइम पे क्योंकि हम फैशन इंडस्ट्री से, मेरा तो कोई नाता नहीं है, हम सोचते थे ये पॉसिबल भी है, और आपने वो पॉसिबल करके दिखाया और आज वो लाइफ आप जी रहे हो। तो ये जो आपका जर्नी है, वो जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए आज। थैंक यू सो मच अभिजीत दा मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मेरा जर्नी जो रहा है वो बहुत उतार चढ़ाव वाला जर्नी रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और SR मॉडलिंग स्टूडियो एक ऐसा एजेंसी, ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग मॉडलिंग तो सिखाते ही हैं, बट मॉडल्स को हम लोग ये सिखाते हैं कि आपको कभी हारना नहीं है। क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है, मॉडलिंग इंडस्ट्री या ग्लैमर इंडस्ट्री जो है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मांगता है। बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, आपको अपना स्किन केयर करना पड़ता है, आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, साथ में आपको एजुकेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में आपका जो पैसा होता है वो तो ऑब्वियस सा बात है कि खर्चा होता ही है, और भी जो इंडस्ट्री है शायद उससे ज़्यादा ही खर्चा होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। सो मैं जब स्ट्रगल कर रहा था मेरे स्ट्रगलिंग डेज़ में, तब हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, ग्रूमिंग फ़ीस के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए, फ़ोटोशूट के लिए। तब मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो बाकियों को भी उतना ही शायद प्रॉब्लम होता होगा। तब हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम लोग एक नॉमिनल ग्रूमिंग फ़ीस में उनको क्या फ़ोटोशूट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या उनके लिए मेकअप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम लोग नए मॉडल्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, क्या हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कुछ ऐसे लोगों को बुला सकते हैं जो हमारे यहाँ के मॉडल्स को आगे तक चांस दें। तो बहुत सारा चीज़ इम्प्लीमेंट किया। जब मैं पहले आपसे बात करता था कि दादा ऐसा शो ऑर्गेनाइज करना ये, तो उस समय कहीं ना कहीं मेरा प्लानिंग चलता तो था, बट उस समय लोग वैसे नहीं मिलते थे जो शायद सपोर्ट कर पाए। बट अभी इंडस्ट्री में जब जब
अब एक होता है ना कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे लोग मिल ही जाते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल। जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो थ्रो का क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, उसको हमारा एक ही प्लानिंग है, अभी बड़ा नहीं करना है, इसको नेशनलाइज करना है, नेशनल लेवल तक लेके जाना है। और उसके लिए बहुत सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को मिला के चलना पड़ता है, तो उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जब आप बोल रहे हो कि इसको नेशनल लेवल तक लेके जाना है, तो नेशनल लेवल तक आप नॉर्थ बंगाल के बच्चों को ही नेशनल लेवल तक लेके जाओगे? अगर नेशनल लेवल तक जाना है तो नेशन का कहीं का भी बच्चा जा सकता है, अच्छा। बट मेरा हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा नॉर्थ बंगाल रहा है। मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा, या मैं सिक्किम नहीं बोलूंगा, या मैं दार्जिलिंग नहीं है, मैं कोई भी पर्टिकुलर एक जगह नहीं बोलूंगा, मैं पूरा नेशन इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे पास कॉल आता है तो बॉम्बे से भी कॉल आता है, आज हमारे पास दिल्ली से भी कॉल आ रहा है, आज कोलकाता से भी आ रहा है, आज बालूरघाट से भी आ रहा है, माथाभांगा से भी आ रहा है, जलपाईगुड़ी से भी आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी सिर्फ नॉर्थ बंगाल के लिए नहीं सोच के अगर हम लोग पूरे नेशन के लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ बंगाल के लिए भी अच्छा है कि बाहर से बॉम्बे से भी अगर डिज़ाइनर आ रहा है, असम से डिज़ाइनर आ रहे हैं, मेघालय से डिज़ाइनर आ रहे हैं, सिक्किम से डिज़ाइनर आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके, और हमारा एक चीज़ बहुत अच्छा है कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे नॉर्थ बंगाल के बच्चों को देते हैं, और सेकेंड प्रायोरिटी में हम लोग सबको रखते हैं। तो अगर कोई बाहर से डिज़ाइनर आ रहा है तो हम लोग एक रेशियो मेंटेन करते हैं कि कम से कम अगर 12 मॉडल्स का शो है तो कम से कम 8 मॉडल्स यहाँ का रहे, 4 मॉडल्स हम लोग बाहर का लेते हैं। पहले के ज़माने में उल्टा होता था, पहले वो लोग 9 बाहर से लाते थे और लोकल एक जन को रखते थे। बट मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मेरे खुद के स्टूडेंट्स या मेरे सिलीगुड़ी के या मेरे नॉर्थ बंगाल के बच्चे, उसके बाद अगर उस रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है देन हम लोग बाहर से मॉडल्स बुलाते हैं। मैं जो शिफ्ट का बात बोल रहा था एकदम शुरू में, कि जो एक टाइम पे हम लोगों को पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, वो आपने पॉसिबल किया है। वो एग्जैक्टली यही चीज़ है कि पहले हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि नॉर्थ बंगाल तो पीछे है सबसे, तो पहले कोलकाता का मॉडल या बॉम्बे का मॉडल्स आएगा, उनको सबको जगह देने के बाद अगर एक आध जगह बचा तो सिलीगुड़ी का एक आध चेहरा जाएगा, वो भी मान लीजिए किसी ना किसी का जान पहचान से, अपना टैलेंट से नहीं, वो भी किसी ना किसी का जान पहचान से। तो आपने एक मॉडलिंग स्टूडियो खोला जहां पे आप सिखा रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो बच्चों को, उनको तैयार कर रहे हो और उनको आगे लेके आ रहे हो। तो सम्राट जी, मुझे ये जानने का बहुत इच्छा हो रहा है कि जो आज आप सिखा रहे हो, ये आपने कहाँ से या कैसे सीखा है? एक्चुअली मैंने अपने लाइफ में दादा इतना सारा शोज किया है, इतना सारा शोज किया कि मॉडलिंग मान लीजिए मेरे ब्लड में है। सो मैंने जब स्टार्ट किया था आज से 17 साल पहले, 5 साल तो मेरे घर पे किसी को नहीं पता था कि सम्राट मॉडलिंग करता था। वो एक बार दैनिक जागरण में मेरा फोटो आया न्यूज़पेपर में, एंड वहां से मेरे घर वालों को पता चला, और वो भी पापा सलोन में गए थे तो वहां पे उनको न्यूज़पेपर मिला, तो वहां से ये पता लगा। उस टाइम पे शायद एक मतलब पेरेंट्स के दिमाग में एक नेगेटिविटी भी काम करता होगा, लड़का मॉडलिंग कर रहा है ना? नहीं, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके दिमाग में नेगेटिविटी चलता है, और मैं उन पेरेंट्स से भी ये बोलूंगा कि अभी का जो जनरेशन है, बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपनी छोटी बेटी छोटे बेटे को लेके आते हैं कि सर इसको मॉडलिंग करवाना है, और बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता मॉडलिंग से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में इच्छा हो तो आप मॉडलिंग से भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ आप कमा सकते हो। मॉडलिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल चेंज करता है। अगर आपको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल दूं कि एक पेरेंट्स अगर मेरे पास आके बोले कि सर मेरी बेटी को मॉडलिंग नहीं करवाना है, मैं नहीं चाहता हूं करवाना, और वहीं पे वो प्रियंका चोपड़ा को देख के उनको अच्छा लगता है या वो सपोर्ट करते हैं, वहीं पे वो मिस वर्ल्ड जो है मानुषी, उसको देखते हैं तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है। सो मुझे ये लगता है कि जब तक आप अपने बच्चे को इनिशियल लेवल तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपकी बेटी प्रियंका चोपड़ा या मानुषी नहीं बन सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात बताया आपने कि पेरेंट्स, देखिए, मैं आप ही का बात से एक मुझे याद आया, रिसेंटली मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था दैट वाज़ रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज के डेट पे हम लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि बंगाली में अगर कोई देश के लिए कुछ किया है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। बट आज के डेट पे पेरेंट्स कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सुभाष चंद्र बोस जैसा बने, वो घर छोड़ के खाली देश के लिए काम करे, वो घर छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दे देश के लिए। वैसा ही है कि मॉडलिंग में भी सबको अच्छा लग रहा है ग्लैमर देख के कि हाँ, प्रियंका चोपड़ा कितना सक्सेसफुल है, बट वो अपने घर के बच्चों को कहीं ना कहीं पे जाके वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा है कि वो भी प्रियंका चोपड़ा बन पाए, जबकि उसमें टैलेंट है। और इसमें पेरेंट्स का भी गलती नहीं है, इसमें गलती अगर आप देखोगे तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स का है जो कि
एक होता है कि वो ज़्यादा कमिटमेंट कर देते हैं और उसमें उस कमिटमेंट को अगर वो पूरा नहीं कर पाते तो पेरेंट्स को बुरा लगता है और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस होता है। राइट। सो मेरा तो ये ऑर्गेनाइजर से भी रिक्वेस्ट रहता है कि आप उतना ही बोलो जितना आप कर पाओ। और हमेशा ये कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा होता था और कहीं ना कहीं मॉडलिंग इंडस्ट्री जो होता है ना, ये हर जगह हम बोलते हैं ये बात, ये बहुत ज़्यादा चमकता है, इसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा है और जो बहुत ज़्यादा चमकेगा वो ज़्यादा दिखता है लोगों को। तो मुझे लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत 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 ज़्यादा लोगों को समझने का ज़रूरत है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री आखिर में है क्या। मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गया, पेजेंट इंडस्ट्री हो गया, फोटोशूट हो गया या प्रिंट शूट हो गया, मैगजीन शूट हो गया, बहुत सारे चीज़ हैं मॉडलिंग में। मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने एक कपड़ा पहना और आप रैंप पर चल लिए और आप मॉडल बन गए। हम लोग जब मॉडलिंग का ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोग बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं। आपका पर्सनालिटी कैसे ग्रो होगा, आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे फेस करना है, आपको कैसे प्रेजेंटेबल रहना है, आपको कौन से ओकेशन के लिए कौन सा ड्रेसेस चाहिए। और मॉडलिंग के लिए एजुकेशन भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कुछ कर नहीं रहे हो, आप कोई पढ़ाई नहीं की, आप कुछ नहीं किए एंड आप डायरेक्ट रैंप पे चल लिए, आप मॉडल बन गए। 1000 में से 1 लोग ऐसा हो सकता है। बट कहीं न कहीं हम लोगों को सब कुछ का ज़रूरत पड़ता है। लाइफ में अगर आपको मॉडल बनना है तो मॉडलिंग का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा ड्रेस पहन रहा हूँ और बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरत होता है मॉडलिंग में। तो मतलब एक जो सोच रहता है कभी कि तेरा पढ़ाई में तो कुछ हो नहीं पाया, एक काम कर तू मॉडल बन जा, ये बात कहीं ना कहीं पे गलत है। मॉडलिंग के लिए पढ़ाई तो जरूरी आप है ना? देखो जितने भी बड़े मॉडल्स हैं, आप अगर उनका प्रोफाइल जाके देखोगे दे आर वेल एजुकेटेड। तो कहीं न कहीं दे आर वेल एजुकेटेड और वो बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मॉडलिंग में पैसा बहुत खर्चा होता है। आपको पैसा इन द सेंस आपको किसी को देना नहीं है, आपको खुद के ऊपर खर्चा करना है। आपको अच्छा जिम जाना पड़ेगा, आपको अच्छा डाइट करना पड़ेगा, आपको अच्छा स्किन केयर करना पड़ेगा, आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, आपको अच्छा स्मेल करना पड़ेगा, आपको डेंटल हाइजीन रखना है, आपको खुद का हाइजीन रखना है, आपको अच्छा कपड़ा पहनना है, आपको अच्छे शूज़ पहनने हैं, आपको अच्छा एक्सेसरीज यूज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको मॉडल बनाता है। आप अगर जाते हो और आप देखते हो किसी अच्छे पर्सनैलिटी के बंदे को और आप बोलते हो ये तो मॉडल जैसा दिखता है, तो वो मॉडल जैसा दिखने के लिए वो बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। वो दिन का 2 घंटा जिम में स्पेंड कर रहा है। उसका लाइफ़ बहुत कुछ दूसरे लोगों से उसका लाइफ़ बहुत ज़्यादा मेरे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन्होंने बहुत दिन से वो बोलते हैं सर मैंने तो शुगर इतने दिन तक कट करके रखा है। कोई बोलता है कि सर मैं तो फैमिली छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ मॉडलिंग कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। सो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि मॉडलिंग जो वर्ड है, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि जब हम लोग ऑडिशंस में जाते हैं तो 500 लोगों का लाइन लगा हुआ रहता है ऑडिशन लेने के लिए, मतलब ऑडिशन देने के लिए। सो 500 लोग में से 1 जन सेलेक्ट होता है, 2 जन सेलेक्ट होता है, तो वो जो सबसे बेस्ट होता है वो सेलेक्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात आपने बहुत अच्छा बताया कि आपका जो ये फैशन इंडस्ट्री है, ये चमकता बहुत है। जब चमकने का बात आपने किया, तो मेरे ज़हन में जो बात आया, जब मैंने एक चमकता हुआ शो देखा था सिलीगुड़ी में, उसका नाम है स्टाइल आइकॉन। हम लोग बात कर सकते हैं इसको हाँ, पे? हाँ, हाँ, एकदम बात तो स्टाइल आइकॉन मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा कि जो लोग स्टाइल आइकॉन देखे थे, वो खाली चमक देखे थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना पानी के ऊपर जब हंस चलता है, तो हम लोग देखते हैं कितना स्मूथली हंस चल रहा है, कितना अच्छा उसका चाल है। बट हम लोग ये नहीं देखते कि पानी के नीचे हंस कितना बार पैर मार रहा है, कितना एफर्ट दे रहा है वो स्मूथ चलने के लिए। तो वो जो चमकता हुआ शो स्टाइल आइकॉन हमने देखा था, हम लोगों को वो स्वान के मूवमेंट के जैसा लगा था कि कितना स्मूथली सब कुछ हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जो आपके साथ क्लोजली जुड़ा हुआ था उस टाइम पे, उनको पता है कि पानी के नीचे कितना एफर्ट चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ कि ये शो कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या मतलब ये शो का जो बैकग्राउंड है, कैसे स्टार्ट हुआ, कितना दिन तक आप कंटिन्यू किए, उसका क्या फ्यूचर है, या आपका एफर्ट क्या क्या था, स्टोरी क्या था? स्टाइल आइकॉन की अगर बात करें तो 10 साल का स्टोरी है। बिल्कुल। 2016 में मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मेरे एक बहुत रिस्पेक्टफुल सर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके साथ 3-4 लोग थे जिसमें से मैं भी एक था। एंड कहीं न कहीं वो शो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि ऑर्गेनाइज़िंग कमिटी को बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा था उस समय।
पहला शो जब पहला शो एंड एज अ ऑर्गेनाइजर मेरे लिए भी पहला शो था, एज अ टीम बोल सकते हो आप, नॉट एज अ ऑर्गेनाइजर बिकॉज दे वे आर ऑर्गेनाइजिंग द शो। उसमें हमारा 5-6 जन जो कोर टीम था उसमें से मैं भी एक सीनियर मेंबर था, आज से 10 साल पहले। और आई वॉज इन सैमसंग, मुझे याद है मैं जॉब करता था उस समय। तो इन लोगों ने मेरा जॉब छुड़वा दिया उस समय एंड थैंक्स टू देम, कहीं ना कहीं अच्छा ही किया। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, अब मैं भी तैश में आके जॉब छोड़ दिया एंड बहुत बड़ा लॉस था वही। और लॉस होने के बाद कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ फंडिंग था उसमें, अब जितना हो सकता था। उसके बाद पूरा टीम टूट गया। टीम टूटने के बाद मैं लास्ट तक था वहाँ पे। लास्ट तक होने के बाद मेरा मन में आया कि मेरे को एक शो ऑर्गेनाइज करना है। तो मेरे एक बहुत अच्छे कलीग थे जो कि इस दुनिया में नहीं है, सनी बरुआ नाम था उनका। मैंने उनको कॉल किया कि दादा मेरे को शो ऑर्गेनाइज करना है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मिल के प्लान करते हैं। तो हम लोग मिले, हम लोगों ने प्लान किया। हम लोगों ने प्लान करने के बाद मेरा प्लानिंग कुछ और था, बट डेस्टिनी को स्टाइल आइकॉन मंजूर था। तो उन्होंने बोला कि स्टाइल आइकॉन क्यों नहीं करता। बोले दादा वो उन लोगों का शो है यार, हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। देन जाके जो सर थे मेन ऑर्गेनाइजर, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि नहीं हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, एक काम करो ये नाम तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करवाते हैं एंड यू डू द शो। मुझे अच्छा लगा उस समय एंड मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत पार्टिसिपेंट को जुगाड़े, बहुत सारा कुछ किया। एंड जब फंड आने लगा तो मेरे पास एक कॉल आता है कि नहीं तुम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है। तो मुझे उस समय बुरा लगा था, बट फिर मैंने उनका जो शो था वो हम बोला ठीक है आपका, उनका शो का नाम कुछ और था, स्टाइल है के बाद और कुछ टाइटल था। तो मैंने फिर मेरा अलग से रजिस्ट्रेशन करवाया, दो स्टाइल आइकॉन सीजन नेक्स्ट था। एंड उसके बाद हमने दो स्टाइल आइकॉन सीजन नेक्स्ट 2017 से स्टार्ट किया एंड हमने सक्सेसफुली उसको 10 इयर्स उसका कंप्लीट किया। एंड हर साल हमने एक लेवल अप किया एंड कहीं ना कहीं हमने फैशन इंडस्ट्री का या स्टाइल आइकॉन का नाम हमने नहीं गिरने दिया। अभी स्टाइल आइकॉन को 11 साल होने वाले हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि इसको क्या लगेगा। बट उसके साथ ही साथ हमने और एक पेजेंट स्टार्ट किया, मिस्टर मिस मिसेस बंगाल इंडिया, जो कि हमारा अभी नेशनल लेवल पे हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको। और उसमें मिसेस का भी कैटेगरी है, मिस्टर एंड मिस का कैटेगरी है। तो वो इवेंट बहुत ग्रैंड हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। ये प्लान है अभी, ये 15 मार्च 2026 को अभी हम लोग ये इवेंट स्वास्तिका इको पार्क रिसोर्ट में कर रहे हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया से मॉडल्स, फैशन डिजाइनर्स, जूरी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी हम लोग इनविटेशन भेज रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे 60 to 70 वीवीआईपी गेस्ट को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद इसका वेलकम सेरेमनी जो होगा वो बहुत ग्रैंड है। इसके साथ हमारा 10 से 12 मीडिया पार्टनर्स है इसमें। उसके बाद हमारा टाइटल स्पॉन्सर भी हमने आज ही फाइनल किया उनको, लॉयल सफ़र बोल के एक बहुत अच्छा ब्रांड है उनको। सो बहुत सारा चीज़ है इस शो में जो कि, और एक बहुत अच्छा पार्ट है इस शो का हम लोग इस बार हम लोग सेट किए हैं, क्राउन फॉर एवरी वुमन। ओके सो ये एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हर एक वुमन जो मॉडलिंग करना चाहती है दे डिजर्व अ क्राउन। सो हम लोग ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि नॉर्थ बंगाल में जो सब कॉन्सेप्ट हमको एक टाइम पे सोचने मतलब दिमाग में भी नहीं आता कि ऐसा पॉसिबल है, वो चीज को आप पॉसिबल करके दिखा रहे हो। तो ये जो आप कर रहे हो इसमें अभी जो न्यू कमर्स है, जो मान लीजिए कि कॉलेज में है या रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट किया है या कॉलेज में जाने वाले हैं, जो शौक रखते हैं कि मुझे मॉडल बनना है, तो उन बच्चों के लिए एसआर मॉडलिंग स्टूडियो में क्या क्या मिल सकता है, उनके लिए क्या क्या है आपके पास? एसआर मॉडलिंग स्टूडियो हमेशा से आप बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग पे ध्यान दिया है आज तक। सो अभी जो हम लोग एसआर मॉडलिंग स्टूडियो में कर रहे हैं इसमें 2 से 3 पार्ट्स हैं। एक जो लोग ऑलरेडी मॉडल्स हैं वो एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे जो मॉडल बनना चाहते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से 3 मंथ और 6 मंथ का जो कोर्स फी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एकेडमी, उनके लिए हम लोग पेजेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बहुत एक नॉमिनल चार्जेस होता है, फॉर्म फी, रजिस्ट्रेशन फीस। और उसके बाद उनका 6 से 7 दिन का पूरा ट्रेनिंग, मेकओवर, उनको चलना कैसे है, उनका इंट्रोडक्शन हो गया, उनके फैमिली के लिए पासेस, बहुत सारा कुछ उसमें हम लोग इंक्लूड करके एक पैकेज बना के उनको देते हैं। अगर वो मॉडल अगर अच्छा मॉडल बनना चाहता है तो वहीं से उसका करियर स्टार्ट हो जाएगा।
और नहीं तो जो लोग चाहते हैं एकेडमी ज्वाइन करना, वो लोग एकेडमी ज्वाइन करें। तो ये इतना तक जितना आपने बताया, यहाँ से हमारे ऑडियंस को पता चल रहा है कि वो आके आपके एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई आपके एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ है जो खुल रहा है? मतलब आप इस तरह से एग्जांपल दिए कि पास्ट में आपने ऐसा क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाए हैं स्टूडेंट्स को ताकि उनको बेटर समझ में आए? अभी मेन चीज़ क्या है कि हम लोग हमेशा जब भी हमारे पास एडमिशन आता है ना, तो हम लोग उनको प्रॉमिस उतना ही करते हैं जितना हम लोग दे पाएँ। अभी हमेशा मेरे स्टूडेंट्स जब आते हैं ना, हम लोग ऑब्वियसली हम लोग प्रोफाइल दिखाते हैं कि हमने क्या-क्या किया है। और हम लोग एक बात और भी बोलते हैं कि तुम ये मत समझ लेना कि यही चीज़ तुमको मिलने वाला है। हम लोग पहले क्लियर करते हैं, बिकॉज़ बहुत लोग क्या करते हैं कि एडमिशन उसी ले लेते हैं कि भाई अगर ये बंदे ने यहाँ पे कास्टिंग किया तो मेरा भी कास्टिंग हो जाए। वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाला का प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले हमने कलर्स टीवी के लिए कास्टिंग किया, सोनी टीवी के लिए कास्टिंग किया, जी5 के लिए किया, मिथ्या वेब सीरीज़ के लिए हमने किया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लिए हमने एड फ़िल्म किया, उनका कैंपेन हमने शूट किया, हमने फैशन शोज़ करवाए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो कम से कम 500 से 700 जगह पे हमने अपने मॉडल्स को कास्ट किया है इससे पहले, जो कि एक ह्यूज नंबर है। आप अगर पूरा बंगाल का अगर मापा जोखा करोगे तो कहीं न कहीं मेरा स्टूडियो, जो हमारा स्टूडियो एसआर मॉडलिंग स्टूडियो सिलीगुड़ी से, उसका नाम आपको कहीं न कहीं अगर सबसे टॉप पे नहीं मिलेगा तो वो लाइन में ज़रूर मिलेगा, कास्टिंग के मामले में। तो स्टूडेंट्स को हम लोग पहले तो प्रायोरिटी हमारे एकेडमी स्टूडेंट्स को जाता है, बाद में पेजेंट के जो लोग रहते हैं उनको जाता है, और उसके बाद जो लोग डायरेक्ट मॉडल्स हमारे पास आते हैं उनके पास जाता है। सो जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम लोग उसको पहले बताते हैं कि हमने ये चीज़ किया है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो और आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो तो ये हो सकता है कि आपको हम लोग कास्ट करें, बट हम लोग कभी भी कोई चीज़ का गारंटी नहीं देते, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को गारंटी अगर आप देते हो तो वो उस चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है और अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करता है। राइट। और हम लोग उनका भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं जो लेते हैं, जो ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को लेके आता है कि नहीं मेरे को तो वो खाना पीना छोड़ दिया घर पे, एंड वो बात करना बंद कर दिया घर पे कि मेरे को मॉडलिंग ही करना है, और पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनको लेके आए। तो पेरेंट्स जब आते हैं तो हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कि आपको ज़बरदस्ती लाए हैं या आप अपने मन से आए हो। तो जब वो बोलते हैं, जब वो स्माइल करते हैं तो मेरे को समझ में आ जाता है कि ये ज़बरदस्ती लाया है। तो हम लोग पहले उनको समझाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से भी पैसा निकाल लेना है। हम लोग, क्योंकि मैं खुद ही एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो मुझे पता है कि एक फैमिली जब अफोर्ड नहीं कर पाता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग पेरेंट्स का काउंसलिंग नहीं करते, हम लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और जब उसका एज अगर रहता है और मेरे को लगता है लेट हो रहा है उसके अभी सही टाइम है करने का, बट पेरेंट्स उनका नहीं अफोर्ड कर सकता है, तब हम लोग उनको पेजेंट का ऑप्शन देते हैं कि उसका ड्रीम भी पूरा ना हो और उतना पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए। और अगर उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर डायरेक्ट कोई शूट मिल जाए उनको, या तब भी नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं कि कहीं जॉब करो, बिकॉज मैंने भी मॉडलिंग स्टार्ट किया तो आई वॉज वर्किंग समवेयर। राइट। सो मैं उनको बोलता हूँ कि जॉब करो, जॉब करके सेविंग्स करो, और इसमें कोई भी बुरा बात नहीं है। अगर आप जॉब करके अपना ड्रीम को परस्यू करते हो तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई बुरा बात है। हाँ, कहीं ना कहीं आपका भी स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था। यस, मेरा भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ, तो मैं सबको इसी हिसाब से इसी लाइन में ऐसे ही लाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से एक मोटा अमाउंट लो, किसी भी, मुझे नहीं, आप किसी भी एजेंसी में दो, चाहिए ही नहीं किसी को भी। तो एक चीज सम्राट जी मुझे जो आपका बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि जब आप रैंप में चल रहे हो तब आप मॉडल हो, या ऐसा नहीं है कि जब आप रैंप पे चल रहे हो तब आप एक मॉडल का ट्रेनर हो। मैं आपको जब भी देखता हूँ, जहाँ पे भी देखता हूँ, यू लुक लाइक अ मॉडल। आज भी जब आप यहाँ से एंटर कर रहे थे तो यू हैव अ डिफरेंट ऑरा जो आप कैरी करते हो। ये भी सिखाया जाता है या ये आपके पास नेचुरली है कि ये ऑरा कैरी करते हो? ये क्या होता है ना सर, जब आप कोई एक चीज दिन रात करते रहते हो तो वो इनबिल्ट, मैंने आपको थोड़ा जो पहले बोला मेरे ब्लड में मॉडलिंग ब्लड में है। तो जब हमारे पास एक स्टूडेंट आता है ना, आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछो, अगर वो 3 महीना 6 महीना अगर मेरे पास ट्रेनिंग लिया है तो बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज चेंज हुआ है, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चेंज हुआ है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप एक बार मेरे किसी स्टूडेंट से बात करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये मॉडलिंग करता होगा, मतलब पेजेंट में भी और ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी। तो वो आ जाता है धीरे धीरे, जब आप करोगे ना तो वो चीज़ धीरे धीरे आने लगता है। और मैं तो 17 साल से कर रहा हूँ तो थोड़ा मोड़ा तो रहेगा ही। देखिए मेरे को जो लगता है ना, जो आपका ड्रीम है ना, उसके प्रति आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा।
सही बात। वो ड्रीम के प्रति अगर 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 आप ऑनेस्ट हो ना, तो वो ड्रीम का ऑरा जो है आप में आने लगता है। चाहे वो सिंगर हो, आप अरिजीत सिंह को कहीं पे भी बैठ के देखो, वो अरिजीत सिंह ही लगेगा। सही बात। आप सम्राट राजपूत को कहीं पे भी बैठ के देखो या कहीं पे भी चलते हुए देखो, वो सम्राट राजपूत ही लगेगा, क्योंकि वो अपने ड्रीम के प्रति ऑनेस्ट है। तो आप एक गोल्डन टिप दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी हो आपके शो को लेके, और इसके बीच में भी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया और आपने मेरा रिक्वेस्ट रखा, आप मेरे इस शो में आए। इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके साथ मेरा थैंक यू का रिलेशन है नहीं, बट आपने टाइम दिया। बट मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं आपके लिए बस एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स है या जो भी एस्पायरेंट्स है, उनके लिए गोल्डन टिप दीजिए कि कब और किस तरह से उनको मॉडलिंग में आना चाहिए और किस तरह से सही आदमी को चूज करना चाहिए कि इनके हाथ पकड़ के मुझे मॉडलिंग में आना चाहिए। क्योंकि आप भी मानेंगे ये चीज कि फैशन इंडस्ट्री में गलत लोग बहुत हैं। बहुत। अगर सही लोग एक जन है, जितना मुझे लगता है सही लोग अगर एक जन है तो 10 जन गलत लोग भी है। तो किस तरह से सही पर्सन का हाथ थामना है उनको और कब कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो गोल्डन टिप मेरा पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपका बच्चा बोले मॉडलिंग करना है, तो आपको पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मॉडलिंग क्या है। बिकॉज यूथ जो आज का है ना, वो आप कितना भी रोको वो करेगा ही कहीं पे। और क्या होता है कि जब बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं और पेरेंट्स मना कर देता है, तो बच्चे गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। राइट। अगर पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना कि मेरे को मॉडल बनना है, पेरेंट्स अच्छा आदमी ढूंढ ही लेगा। पेरेंट्स, भले वो पेरेंट्स पढ़ा लिखा ना हो, सबसे बड़ा चीज क्या है, पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है जज करने का, वो स्टूडेंट्स के साथ भले पेरेंट्स पढ़ा लिखा ना हो, पेरेंट्स कोई भी जॉब कर रहा हो, पेरेंट्स टोटो चला रहा हो, पेरेंट्स रिक्शा चला रहा हो, पेरेंट्स आईपीएस ऑफिसर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर अपने पेरेंट्स को बोले और पेरेंट्स अगर आपके लिए एक मॉडलिंग टीचर ढूंढे, तो 99% चांस है वो आपके लिए बेस्ट मॉडलिंग टीचर ढूंढेंगे। ये एक टिप है। बहुत ही बढ़िया टिप। दूसरा जो टिप है, बच्चे क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे किसी को भी सर्च करते हैं एंड उनसे बात करते हैं एंड जो बोलता है वो बिलीव कर लेते हैं। अभी उनको दूसरा चीज क्या फॉलो करना है, आप किसी के बातों पे बिलीव मत करो, आप मेरी भी बात पे बिलीव मत करो। आप पहले उसका जर्नी, उसका प्रोफाइल देखो। एक बार नहीं, आप 10 बार देखो। 10 बार देखने के बाद आप 20 जन से उस प्रोफाइल के बारे में बात करो। अगर 20 जन में से 10 जन भी उस आदमी के बारे में नेगेटिव बात करता है, आप मत जाओ। अगर 20 में से 18 जन सही बात कर रहा है, आपके पेरेंट्स सही बात कर रहे हैं, और 18 कौन होना चाहिए? वो आदमी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उस प्रोफाइल का आदमी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटे प्रोफाइल के लोगों के पास जाओगे, वो हमेशा बुराई करेगा। आप बड़े लोगों के प्रोफाइल के पास जाओगे, वो आपको सही गाइड करेगा। आप या तो उस प्रोफाइल के आदमी के पास जाओ, अगर आप मेरा प्रोफाइल देख रहे हो तो मेरे प्रोफाइल के आदमी के पास जाओ, या मेरे से बड़े प्रोफाइल के आदमी के पास जाओ। अगर आप मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाओगे, वो बोलेगा ये आदमी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दुकान मैंने बंद करवाया ना, तो वो तो मेरे बारे में सही बोलेगा नहीं। तो ये दूसरा टिप है। तीसरा टिप है, आप कोशिश करो डायरेक्ट ऊंचा छलांग नहीं मारने का। आप नेशनल्स में मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया नहीं जाने का। पहले आप खुद पे होमवर्क करो। पहले आप, अभी बहुत इजी है। आप कोई भी एप्लीकेशन ऐप निकालो एआई का, और वो बता देगा आपको मॉडल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप स्मॉल स्टेप लो। हमारे जैसे बहुत सारे एजेंसीज हैं, सिलीगुड़ी में नहीं है हमारे बहुत अच्छे एजेंसीज है जो आपको गाइड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, और उसके बाद आप एक बार किसी न किसी अच्छे लोगों से कंसर्न करो, और वो हो जाएगा। उतना टफ नहीं है, बट दिक्कत तब होता है जब पेरेंट्स मना कर देते हैं एंड बच्चे किसी गलत आदमी से बात कर लेते हैं, गलत आदमी को पैसा दे देते हैं, और उसके बाद जाके पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो पेरेंट्स अगर पहले से इन्वॉल्व रहेगा, तो वो बहुत अच्छा जगह पे पहुंचा सकता है अपने बच्चे को। नहीं तो बच्चा, बोलते हैं ना कि बच्चे को तो ये ठग लिया। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से बात करने में डर रहा था। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा वो फ्रैंक होना पड़ेगा बच्चों से। और मॉडलिंग ऐसा चीज है जो एक लाइफस्टाइल चेंज करता है। मॉडलिंग ये नहीं है कि हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं। लोगों को लगता है मॉडलिंग क्या है। एक मॉडल का पे आउट आज के डेट में इतना अच्छा पे आउट है मॉडल्स का। हाँ, कुछ मॉडल्स को नहीं पेमेंट मिलता, क्योंकि वो साल में एक बार अगर निकलेंगे काम करने तो नहीं होगा, आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत टफ इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आपको काम मिलने लगा तो बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। आपको फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं, आपको होटल्स मिलते हैं, आपको पेमेंट भी मिलता है, आपको टूर करने को मिलता है, आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस मिलते हैं, आपको मेकओवर मिलता है, आपको शोहरत मिलता है, आपके लिए फोटोग्राफर असाइन होता है। बहुत सारा चीज़ है।
लेकिन ये लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे तो नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता बिकॉज आप नहीं करते हो, मेरे को तो सब मिलता है, मैंने जितना चीज़ बताया उससे ज़्यादा ही मिलता है। अगर मेरे को कोई शो मिलता है तो मेरे को शो के बाद भी अगर आना होता है ना, तो वहां से मेरे लिए खुद का गाड़ी आता है, अच्छा, गाड़ी मेरा आता है लाने के लिए। इवन मेरा कुछ साल 1 साल पहले जब मेरा शो था, मेरे घर पे गाड़ी आया, वहां से वो काठमांडू के लिए मेरे को लेके गया, फ्लाइट पर्सनल देके, फिर वो रिटर्न मेरे को भेजा, पेमेंट भी दिया, होटल भी अच्छा दिया। तो जब तक आप उस लेवल के मॉडल नहीं बनोगे, आपको नहीं मिलेगा वैसा सिचुएशन। पहले आपको वो बनना पड़ेगा, वो रातों रात तो नहीं होता। लोग जल्दी कुछ भी करने का कोशिश करते देखिए आज आप जो जी रहे हो इसमें आपका 17 साल का एफर्ट है। हैं। मैं लोगों वो को अगर वही कोई बोलता हूँ, सोचेगा कि 17 महीने में वो चीज मैं अचीव कर लूंगा, मैं वो पॉसिबल लोगों को नहीं। बोलता हूँ कि मेरा 17 साल लगा है, तुम्हारा 3 साल लगेगा कम से, बट वो 3 साल ईमानदारी से तो करे। लोग 1 साल 1.5 साल में थक जाते हैं। मेरे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे, यार डूइंग गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। बहुत सारे लोग बॉम्बे में हैं, बहुत सारे लोग इवन बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं उनका प्रोफाइल नहीं लगाता, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, एक पुश मेरा था बट उनका हार्डवर्क था। बिल्कुल। तो मैं कभी भी वो मार्केटिंग नहीं करता कि ये अगर उस सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहा है तो तुम भी कर सकते हो। उसका इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपना घर छोड़ के बॉम्बे जाना पड़ेगा, बिल्कुल जो कि बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। वही हम बोल रहे थे ना कि चमक जो है वो दिखता है बट उसके पीछे का एफर्ट दिखता नहीं है। और वो एफर्ट आपने भी दिया है और आज आप यंग जनरेशन को गाइड भी कर रहे हो कि किस तरह से पहुंचना है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और आपका इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपने यहाँ पे आया। और जो भी ये शो देख रहे हैं वो सम्राट राजपूत का ग्लैमरस साइड देख रहा है, बट जो हम्बल साइड है सम्राट राजपूत का वो किसी को दिख नहीं रहा है। तो उसके बारे में मैं 1 मिनट बात कर लूँ। हाँ, तो सम्राट राजपूत एक ऐसा इंसान है, वो चाहे कितना भी बड़ा शो कर ले, स्ट्रगलिंग फेज में जो उनके साथ था उनको इनवाइट करना कभी नहीं भूलता। ये 10 स्टाइल आइकॉन का एक स्टाइल आइकॉन शायद ऐसा मिस नहीं हुआ जिसमें मेरे पास इनवाइट नहीं आया। भले ही मैं सारा अटेंड नहीं कर पाया बट इनविटेशन मेरे पास सारा आया। और ऐसा नहीं कि खाली व्हाट्सएप में इनविटेशन आया, इनविटेशन के साथ कॉल भी आता है, दादा आपको आना है। सम्राट राजपूत एक ऐसा इंसान है जो इतना बिजी होने के बावजूद भी एक कॉल करने पे यहाँ पे आके बैठ गया, हमारे साथ आज पॉडकास्ट शूट किया और इतना अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर आप नॉर्थ बंगाल में हो और अगर आपको मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री में आना है तो आपको किसके हाथ पकड़ के आना है। तो आज का एपिसोड मैं श्योर हूं क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं ये शूट करते वक्त मेरे को बहुत मजा आया, क्योंकि ये बातचीत करने का मौका हम लोगों को ऑन कैमरा कभी नहीं मिला। कभी नहीं। ऑफ कैमरा मैं सम्राट राजपूत को देखते आ रहा हूँ किस तरह से वो कहाँ से कहाँ पहुंचा है। ऑफ कैमरा हम लोग बहुत बात करते हैं बट ऑन कैमरा ये सब डिस्कस करने का मौका कभी नहीं मिला। तो आज हमको ये मौका मिला, हमको ये शूट करने में बहुत मजा आया। मैं श्योर हूँ कि जो भी मेरा ऑडियंस है उनको देखने में भी ये बहुत मजा आ रहा है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपका कोई भी जान पहचान वाले को हेल्प कर सकता है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हमारा पेज टेडवाइजर को फॉलो कीजिए। देखते रहिए टेडवाइजर टॉक्स। धन्यवाद।